नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक उपभोक्ता की बचत। पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता की बचत के बारे में जाना था कि कैसे इस विचार की उत्पत्ति हुई और इस विचार को मार्शल ने कैसे कितनी महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में प्रतिपादित किया। उपभोक्ता की बचत के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हमने जाना। साथ ही हमने उपभोक्ता की कुल बचत और उपभोक्ता की सीमांत इकाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही हमने विभाज्य और अविभाज्य वस्तुओं के अंतर्गत उपयोगिता का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं उसके बारे में जाना, और हमने जाना कि उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं क्या क्या हैं। उपभोक्ता की बचत की उत्पत्ति के कारणों के बारे में जाना, और साथ ही हमने पढ़ा कि उपभोक्ता की बचत का माप कैसे किया जाता है, क्या इसके सूत्र हैं। आज हम जानेंगे कि उपभोक्ता की बचत को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। सबसे पहली कठिनाई इसके अंदर होती है वो मांग मूल्यों की पूरी सूची उपलब्ध न होना। उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए हम यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूरा ज्ञान है कि वह किस वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए क्या क्या कीमत दे देने के लिए तत्पर होगा, जबकि व्यवहार में हम देखते हैं कि अनेक उपभोक्ता इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि वे किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए कितनी कीमत देंगे। वे तो पहले वस्तु का भाव पूछते हैं और उसके आधार पर मांग मूल्य सूची तैयार करते हैं, और वह भी पूर्णतः काल्पनिक अथवा बिल्कुल ही अनुमानित। इस प्रकार की काल्पनिक और अनुमानित सूची के आधार पर निकाली गई उपभोक्ता की बचत भी अनिश्चित और भ्रमपूर्ण होगी। इस कठिनाई के संबंध में मार्शल का कहना है कि यह कठिनाई केवल सैद्धांतिक है। व्यवहार में यह कठिनाई नहीं आती, क्योंकि हमारी मांग का संबंध मांग मूल्य सूची के केवल उस भाग से होता है जो कि प्रचलित मूल्यों पर बनाया गया है, और मूल्यों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर मांग पर पड़ने वाले प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति अवगत होता है। दूसरी कठिनाई उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में भिन्नता। समाज में आर्थिक समानता न होने से कुछ व्यक्ति गरीब, कुछ अमीर और कुछ सामान्य होते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति की भिन्नता मांग मूल्य सूची पर प्रभाव पड़ता है। एक अमीर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए गरीब की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य देने को तत्पर हो सकता है, पर चूंकि अमीर और गरीब बाजार में समान मूल्य देते हैं, गरीब को वस्तु प्राप्त करने के लिए धनी की अपेक्षा अधिक त्याग करना पड़ता है, क्योंकि गरीब के लिए धन की सीमांत उपयोगिता धनी की अपेक्षा अधिक होती है। अतः धनिकों और गरीबों के लिए द्रव्य की समान मात्रा की समान उपयोगिता न होने से उपभोक्ता की बचत का ठीक ठीक मापन नहीं किया जा सकता। अगला है स्थानापन्न वस्तुओं के कारण कठिनाई। स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत का ठीक ठीक माप करना संभव नहीं है, परंतु यह कठिनाई मार्शल ने इस तरह से दूर की है। उसने माना है कि स्थानापन्न वस्तुएं या तो बाजार में होंगी ही नहीं, और यदि हैं तो उन सब को एक ही वस्तु को या एक ही वस्तु के रूप में माना गया है। अगली कठिनाई है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता समान नहीं। उपभोक्ता की बचत की धारणा के प्रतिपादकों ने द्रव्य यानी धन की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है, जबकि व्यवहार में हम देखते हैं कि जो जो व्यक्ति के पास धन खर्च होता जाता है, उसके लिए धन की बाकी बची इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस कारण धन की सीमांत उपयोगिता स्थिर न रहकर
तथा उसमें परिवर्तित होने के कारण उपभोक्ता की बचत में भी काफी अंतर आ जाता है। अगली कठिनाई, उपभोक्ता की रुचि और चैतन्यता में अंतर। उपभोक्ता की बचत को मापने में एक व्यवहारिक कठिनाई यह भी आती है कि सभी उपभोक्ताओं की रुचि, स्वभाव, चैतन्यता, इच्छा तथा तृप्ति की तीव्रता में काफ़ी अंतर होता है और यह अंतर उनकी संभावित कीमत को प्रभावित करता है, जिसे हम उपभोक्ता की बचत मापने का आधार बनाते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने का उत्सुक है तो वह अधिक मूल्य देने को तैयार होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को यदि प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं है तो कम कीमत देने को तैयार होगा। परिणाम स्वरूप दोनों की उपभोक्ता की बचत में काफी अंतर होगा। अगली कठिनाई, जीवन रक्षक तथा परंपरागत अनिवार्यताओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित। इन वस्तुओं और सेवाओं की सीमांत उपयोगिता अनंत होती है। एक उपभोक्ता इन वस्तुओं के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति जो प्यासा है या भूखा है अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी देने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत हास्यास्पद, अनिश्चित तथा भ्रमपूर्ण होती है। अगली है प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित। प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं जैसे हीरे, जवाहरात आदि की उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करना कठिन होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर ही धनिकों को अधिक उपयोगिता महसूस होती है। कम कीमतों पर सर्वसाधारण द्वारा उस वस्तु का उपयोग किए जाने पर प्रतिष्ठात्मक उपयोगिता कम या समाप्त सी हो जाती है। प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर उपभोक्ता की बचत नहीं बढ़ती। अन्य वस्तुओं के विपरीत स्थिति होने से इन वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत ज्ञात करना कठिन हो जाता है। वस्तुओं की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ प्रारंभिक इकाइयों की उपयोगिता में कमी। पैटर्न के अनुसार ज्यों-ज्यों उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां खरीदता है, त्यों-त्यों उसकी प्रारंभिक इकाइयों की सीमांत उपयोगिता भी कम होती जाती है। ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता की बचत का तब तक सही माप नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की खरीद पर उपभोक्ता की उपयोगिता की मांग सारणी में परिवर्तन का ध्यान नहीं रखा जाए। वास्तव में यह कार्य बहुत कठिन है और व्यवहारिक जीवन में यह संभव भी नहीं है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता में जो मांग सारणी है वह निरंतर परिवर्तित करते रहें या उसे निरंतर बनाते रहें। यह संभव नहीं है। अगला है उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा। उपयोगिता व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसे द्रव्य के पैमाने पर मापना कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत को मापना भी कठिन है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत में हम उपयोगिता को धन रूपी पैमाने पर मापने की मान्यता को मानकर चलते हैं, जबकि उपयोगिता तो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसे धन के रूप में मापा नहीं जा सकता। उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचनाएं। यद्यपि कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु फिर भी इसकी अनेक आलोचनाएं हैं। उपभोक्ता की बचत की धारणा को पूर्णतया काल्पनिक, अवास्तविक, भ्रमपूर्ण और असत्य बताया गया है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक या कुछ अर्थशास्त्री यह मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता जो दे सकता है और जो मूल्य वास्तव में देता है ये दोनों समान ही होते हैं, और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बचत का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके आधार पर अनेक इस सिद्धांत या धारणा की आलोचनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। वास्तविक मान्यताओं पर आधारित नहीं।
अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने से उपभोक्ता की बचत की धारणा वैज्ञानिक नहीं है। आलोचकों का मानना है कि जिन मान्यताओं पर इस धारणा को आधारित किया गया है वे व्यवहारिक नहीं हैं, और जब ये मान्यता ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक नहीं है तो उस पर आधारित सिद्धांत भी व्यवहारिक और मान्य नहीं हो सकता। अव्यवहारिक धारणा। निकोलसन का मानना है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा पूर्णतः अव्यवहारिक है, यानी कि एक विकसित देश और एक विकासशील देश दोनों के व्यक्तियों की आर्थिक जीवन की तुलना अगर हम करते हैं और उस तुलना के आधार पर यदि हम उपभोक्ता की बचत का ज्ञान करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये हमारी धारणा जो है अव्यवहारिक हो सकती है, क्योंकि विकसित देशों के लिए धन की कीमत अधिक अलग तरीके से होती है, जबकि अल्प विकसित देशों के लिए धन की कीमत अधिक या अलग तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे कि यदि हम देखें कि विकसित राष्ट्रों में उपभोक्ता की बचत अविकसित राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक होती है। उपभोक्ता की बचत को पूर्णतः वहाँ व्यवहारिक और सही नहीं माना जा सकता। जैसे एक लंदन में कोई व्यक्ति 100 पाउंड की सामग्री खरीदता है, मध्य अफ्रीका के अंदर वही 100 पाउंड जो है वो 1000 पाउंड के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों देशों के निवासियों की आर्थिक तुलना नहीं कर सकते। आर्थिक बचत की अवधारणा यहाँ गलत हो जाती है, उपभोक्ता बचत की अवधारणा यहाँ गलत हो जाती है। अगला है, उपभोक्ता की बचत अव्यवहारिक है, अभ्रमपूर्ण है। कैसे है? जीवन रक्षक और प्रतिष्ठापूर्ण वस्तुओं के लिए। आलोचकों का मत है कि जीवन रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत अनिश्चित और असीमित होती है। एक उपभोक्ता अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के साथ कहीं अधिक त्याग करने को तैयार होता है। इसके संबंध में संभावित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य में भी भारी अंतर होता है। जैसे एक भूखा प्यासा व्यक्ति एक रोटी के लिए 1000 रुपये देने को भी तैयार हो जाता है, जबकि अगर वह वास्तव में उस रोटी की कीमत अगर 20 रुपये है तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि 980 रुपये उसकी बचत हो गई, उसकी उपभोक्ता की बचत हो गई। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जहाँ जीवन रक्षक वस्तुएं हैं वहाँ उपभोक्ता की बचत, और जो प्रतिष्ठापूर्ण वस्तुएं हैं वहाँ उपभोक्ता की बचत का सही माप नहीं किया जा सकता। अगला है, उपभोक्ता बचत का ठीक ठीक माप करना कठिन। उपभोक्ता बचत का ठीक ठीक माप करना संभव नहीं है और उससे उसका व्यवहारिक उपयोग भी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि उपयोगिता एक व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा है, इस कारण इसको मापा नहीं जा सकता। दूसरा, उपभोक्ता के पास मांग मूल्यों की पूरी सूची उपलब्ध नहीं होती है और ऐसी स्थिति के अंदर गरीब और अमीर के लिए उपभोक्ता की बचत में काफ़ी अंतर हो जाता है, और पूरी मांग सूची उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक स्थिति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, गरीबी अमीरी का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की रुचि, आय और उसकी मनोवैज्ञानिक विचारों में अंतर होता रहता है, इस कारण वे निरंतर परिवर्तनशील होते हैं और सही उपभोक्ता की बचत नहीं निकाली जा सकती। साथ ही अनेक स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रह पाती है, इस कारण इस उपभोक्ता की बचत का ठीक ठीक माप करना संभव नहीं होता। अगला है, उपभोक्ता बचत स्थायी नहीं होती। आलोचकों का मत है कि उपभोक्ता की बचत मूल्य में होने वाले परिवर्तनों, फैशन, रुचि आदि में परिवर्तन से निरंतर घटती बढ़ती रहती है। अगर वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है, और अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है या वस्तु फैशन से बाहर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है। इससे उपभोक्ता की बचत को स्थायी न मानना या उसमें घटत बढ़त के कारण भी उपभोक्ता की बचत का जो हमारी धारणा है वो गलत हो जाती है। अगला है, उपभोक्ता वस्तु के लिए जो कुछ देने को तैयार है और जो वह वास्तव में देता है
ये दोनों समान ही होते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत की गणना करना या उसकी कल्पना करना गलत है, भ्रमपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता की आय स्थिर होती है और उस स्थिर आय से वह अनेक वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम उपभोक्ता की संपूर्ण क्रय वस्तुओं की ओर ध्यान दें तो हमें मालूम होता है कि प्रत्येक उपभोक्ता की व्यय की मात्रा निश्चित होने से जो कुछ व्यय वह कर सकता था और जो व्यय वह वास्तव में करता है, दोनों एक ही होते हैं। वह अपनी मौद्रिक आय का जो भाग व्यय करना चाहता है वही खर्च करता है और ऐसे में संभावित आय और वास्तविक व्यय में अंतर शून्य ही होता है। यानी कि जो वस्तु के लिए वह देना चाहता है और जो वह वास्तव में देता है वह दोनों समान ही होते हैं, और जब समान होते हैं दोनों मूल्य तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत की कल्पना करना कठिन है, यानी उपभोक्ता की बचत होती ही नहीं है। यह एक भ्रमपूर्ण विचार है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमें इस सिद्धांत के आधार पर ही हम करों का निर्धारण करते हैं, राजस्व की गणना करते हैं, सार्वजनिक व्यय करते हैं और उनके आधार पर हम यह प्रयास करते हैं कि हमारे समाज के अंदर समानता बनी रहे, लोगों को सामाजिक कल्याण की भावना के आधार पर उन पर कर लगाया जा सके, उपभोक्ता को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण से उपलब्ध होने वाले लाभों को अवगत करवाना इस उपभोक्ता बचत का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख विचार है। इसलिए आज के समय में भी जब हम भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियों की तुलना करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों की तुलना करते हैं और वित्तीय नीतियों का निर्धारण करते हैं, एकाधिकार के मूल्यों का निर्धारण करते हैं, करों की दरों का निर्धारण करते हैं, तो हम उपभोक्ता बचत की धारणा का अध्ययन अवश्य करते हैं।